स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टीचिंग एड्स होते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस में किस तरह से उपयोगी होते हैं, कौन कौन से ऐसे टीचिंग एड्स हैं जो बायोलॉजिकल साइंस में जिनका प्रयोग करने से प्रयोग करने से उनका जो बायोलॉजिकल साइंस को समझने में और भी ज़्यादा सुविधाजनक या आसानी हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों को इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के बारे में बताऊंगी कि इसका उपयोग करने से या फिर इसके उपयोग से किस तरह से छात्रों के प्रति रुचि पैदा हो सकती है, किस तरह से वो उसके पीछे की खोज के और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस क्यों उपयोगी है, किस वजह से इसका निर्माण किया गया, किस वजह से इसकी खोज की गई। तो समझते हैं इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के बारे में। जीव विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के लिए पर्याप्त शिक्षण सामग्री की आवश्यकता, जिसमें जटिल एवं अमूर्त विचारों की निरस्ता को दूर कर विषय में सरलता उत्पन्न किया जा सके। जीव विज्ञान में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिनमें प्रभावी शिक्षण, अगर आपको एक प्रभावी शिक्षण करना है, प्रभावी शिक्षण यहाँ पे मतलब है कि आपके द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ इतना ज़्यादा प्रभावी हो या इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जिसकी बात करें कि छात्र उसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि ले, उनको समझने में सरलता हो और साथ ही साथ उसको जानने, उसके पीछे के रहस्यों को समझने में, उसके प्रति जागरूक होने में, क्रिएटिविटी उसमें बनाने में, तो वो होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग बायोलॉजिकल में किस तरह से शिक्षण सामग्री के बिना कोई भी टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग हो नहीं सकती। क्योंकि अगर आप गए और स्पेशली अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं कि अगर आप कक्षा में गए और अगर आपने कुछ भी ऐसा इफेक्टिव टीचिंग नहीं किया, यानी कि कोई भी पाठ को लिया, पढ़ा दिया और फिर चले गए, छात्रों को किसी भी लिहाज से इसमें इफेक्टिव नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इवन उनको जीव विज्ञान के रहस्यों के बारे में भी नहीं पता चलेगा। तो एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना, और जिसमें जटिल एवं अमूर्त विचारों का, यहाँ पे अमूर्त का संबंध दो तरह के विचारों से, एक मूर्त विचार और एक अमूर्त विचार। तो अगर मैं अमूर्त विचार की बात करूं तो ये वो होते हैं जो जो कल्पनाशीलता के आधार पे, यानी हमारी इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। यानी कि छात्रों से कह दिया कि आप इमेजिन कर लीजिए कि आज से 100 साल पूर्व के जीवन क्या था या 1000 साल पूर्व का जीवन क्या था। तो ये अमूर्त विचार यही होंगे, यानी कि जटिलता और साथ ही साथ जो जीवन था उस समय, जीवन कितना आसान था या कितना कठिन होता था। क्योंकि आज के समय में हमारी सुविधाजनक चीज़ें बहुत हैं, हम अपने चारों तरफ उन चीज़ों को रखे हैं जो हमारे जीवन को और आसान बना रही है। यानी कि तरह की मशीनें, हमारे समय को बचत करने के लिए मोटर गाड़ी, साइकिल या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उपयोग करना, या फिर खाने पीने की चीज़ें किस तरह से पहले बनाई जाती थी, आज के समय में किस तरह से बनाई जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी सुविधाजनक के लिए। तो इमेजिनरी पावर क्या होती है उसी को, और जटिलता क्या होती है कि किस तरह से वो उस इमेजिन को हम इतनी आसानी से समझ सके। तो यही वही होता है कि आवश्यकताओं, जिसमें जटिल एवं अमूर्त विचारों की नीरसता को दूर कर विषय में सरलता उत्पन्न किया जाते हैं। अगर आप उनके सामने कोई भी ऐसी चीज़ प्रस्तुत करेंगे इमेजिन करने के बेस पर ही, तो उससे पहले आपको छात्रों को दिखाना पड़ेगा ना कि किस तरह से मॉडल के जरिए या इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के जरिए या ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके जरिए लिविंग थिंग उनको दिखाएंगे या उससे जुड़ी चीज़ें दिखाएंगे, तभी वो छात्र अमूर्त विचार कर पाएंगे, यानी इमेजिन कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो दूर करने के लिए सरलता से उत्पन्न किया जाता है। जीव विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को जीव विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक विधि से परिचित कराना। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जीव विज्ञान जो है ना एक व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। साथ ही साथ छात्रों को यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ खास ही नहीं, लेकिन ये है कि छात्रों के अंदर किस तरह से रुचि इंटरेस्ट की जाए, खोज के प्रति वो जागरूक हों, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करने के प्रति वो जागरूक हों, या खुद से उन्हीं वस्तुओं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि 10 साल का छात्र ये कुछ नया करा, किसी छात्र ने पूरी की पूरी बुक लिख दी। अभी रिसेंटली मैंने ही पढ़ा था कि एक 13 साल के एक बच्चे ने खुद के द्वारा लिखी एक पूरी बुक लिखी। तो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि एक पेज जो
वैसे 10-12 साल का अगर छात्र होगा, उससे कह दिया जाए कि आप किसी पे ऐसे लिखिए, तो वो उसको भी लिखने में उसको बहुत कठिनाई होगी। लेकिन एक छात्र ने पूरी की पूरी बुक लिख डाली, किसी छात्र ने किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती, उसको प्रेरित करती, उसके अंदर जो उसके आसपास के अध्यापक हैं उन्होंने उसके अंदर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाया, या किसी छात्र ने इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए कोई ऐसा एपरेटस बना दिया। ये सब कहाँ से आ रहा है, इसके छात्र के अंदर पहली बात तो जो अध्यापक उसके प्रेरित करने वाला, दूसरी बात छात्र के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, खोज के प्रति वो बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगा। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, क्योंकि वो छात्र के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विधि से परिचित कराना, जीवन की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जीवन की समस्याओं के प्रति कैसे, कि आपके जीवन में हर रोज कोई ना कोई समस्या, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में या डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में भी समस्याएं ना आती हों। किसी को कुछ किसी चीज़ से संबंधित है, या किसी चीज़ से संबंधित, किसी को बीमारी हो रही है, या किसी को यहाँ से वहाँ जाने में, थोड़ा दूर जाने में परेशानी हो रही है, या जो चीज़ों को वो पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने में आसानी नहीं हो रही है। तो ये जो समस्याएं, छोटी मोटी ऐसी समस्याएं हर किसी के जीवन में आ रही हैं। तो अगर उस छात्र के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न है, या उसने उसी से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो उनके ज़रिए, जो जीव विज्ञान है ना, उसके ज़रिए कैसे अपनी चीज़ों को और आसान बना सके, ये दृष्टिकोण उत्पन्न करना। आपने पहले सुना होगा कि खाना, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो पहले खाना बनता था लकड़ी के, चूल्हे वगैरह जो होते थे तो उसमें लकड़ी का उपयोग होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ईंधन का उपयोग के तौर पे लकड़ी के उपयोग को कम करने की, क्योंकि लकड़ी का उपयोग करने से पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच रही थी, नुकसान पहुंच रहा था। साथ ही साथ जीव जंतुओं के साथ साथ जो खाना बनाया था उसको भी नुकसान पहुंच रहा था। तो फिर धीरे धीरे जागरूकता हुई, तो इसके ज़रिए फिर गोबर गैस का इस्तेमाल होने लगा। गोबर गैस ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा था, बल्कि आसान भी था और जल्दी खाना भी बन रहा था। फिर उसके बाद में एलपीजी का उपयोग होने लगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। ये समय बचत के साथ साथ सुविधाजनक भी था, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँच रहा था। लेकिन आज के समय सोलर प्लांट का यूज़ होने लगा, यानी अब खाना भी बनने लगा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का ईंधन का उपयोग नहीं हो रहा, हमारा समय उतना ही जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। कम समय में किस तरह से सोलर प्लांट या सोलर कुकर या सोलर गैस, इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ, इंडक्शन प्लेट का इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उपयोग होने लगा, और किस तरह से हमारे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग होने लगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी और सुविधा होने लगी। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से, यानी कि इन चीज़ों का आविष्कार क्यों हुआ, क्योंकि हमारी आवश्यकता थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी ये कहा जा सकता है। तो अगर आप किसी के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं, तो वो आवश्यकता है जो उसके दृष्टिकोण से वो उन आविष्कारों के प्रति जागरूक होगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसी के विषय में, तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान से के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं संभव, यानी कि हमने ये सारी चीज़ें बताई कि हाँ ये आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये आपके आसपास खाने पीने की कमी है तो आप पेड़ लगा दीजिए, आपके आसपास बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है, सॉरी इन्वायरमेंट हार्श हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, या फिर खाने में प्रॉब्लम आए तो आप गोबर गैस का वो ईंधन की जगह पे गोबर गैस का उपयोग करें लकड़ी की जगह पे। ऐसी बहुत सारी, ये सब सैद्धांतिक चीज़ें हैं, यानी सिद्धांतों पे आधारित है कि आपने किसी को प्रेरित कर लिया, लेकिन आप प्रेरित कब तक करोगे, थोड़े समय बाद उसको उन चीज़ों में नीरसता आने लगे, लेकिन उसकी नीरसता को दूर करने के लिए उसके सैद्धांतिक ज्ञान के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए विभिन्न जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के नमूने, विकास की प्रक्रियाओं के मॉडल, प्रयोग सामग्री एवं उपकरण, इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यानी कि आप सैद्धांतिक बेस पे ना होकर उनको, आसपास की चीज़ों को आपको खुद भी, शुरुआत में छात्रों के साथ में आपको खुद भी लगना पड़ेगा, यानी कि छात्रों को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, आदेश दीजिए कि आप, मैं ये सब चीज़ें कलेक्ट करूँ, आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करो, इन सब चीज़ों के साथ में मैं और आप, यानी अध्यापक और छात्र दोनों मिलके किसी न किसी नई चीज़ के आविष्कार के लिए प्रेरित हो। तो अगर मैं इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस की बात करती हूँ यहाँ पे, तो वो उसी आविष्कार के लिए ही ये बने हैं, चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अच्छे अध्यापक उपकरण के अभाव में विषय की नीरसता को कम करने के लिए अपनी बुद्धि
नीरसता को समाप्त कर विषय को बोधगम्य बनाने तथा अमूर्त विचारों को स्थूल रूप प्रदान करें। यहाँ अमूर्त विचारों को स्थूल रूप प्रदान करने के लिए मीन्स ये होता है कि जो सोचने समझने की चीज़ों को वो तब स्थूल रूप यानी कि वो उसको देख सके, उसके बिहाव पे सोचे। क्योंकि हमारे विद्यालयों में जो फंडिंग है, मैंने आपको पहले बताया था, वो कई वजह से कम होती है या फिर उन चीज़ों को मंगाने में असमर्थता होती है। बहुत सी ऐसी जगह है जो हर तरह की चीज़ें विद्यालयों में अवेलेबल नहीं है। तो जो एक अच्छा अध्यापक है, जो अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, तो वो क्या करता है, अपने आसपास की चीज़ों को ही मिला के उसकी जैसी हूबहू कल्पना करता है, हूबहू वस्तु बनाता है, यानी इम्प्रोवाइज एपरेटस बनाता है। कुछ ऐसे एपरेटस का निर्माण करता है जिससे छात्रों को उसके बेहाव पे समझने और सोचने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसी के आगे बात करूँ, एक अच्छे अध्यापक उपकरण के अभाव के विषय की नीरसता को समाप्त कर विषय को बोधगम्य बनाने तथा अमूर्त विचारों को स्थूल रूप प्रदान करने के लिए अपनी बुद्धि के उपयोग तथा क्रियाशीलता के माध्यम से स्वयं उपकरण का निर्माण करते हैं। इन्हें ही आशुरचित उपकरण कहते हैं। तो अगर मैं इन उपकरण की बात करूं, बहुत सारे ऐसे आशुरचित उपकरण होते हैं जिसकी वजह से छात्रों को चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। आशुरचित उपकरण आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं। आर्थिक रूप से उपयोगी क्यों? क्योंकि जो एपरेटस आप कई बार बहुत हज़ारों में, लाखों में मिलते हैं, अगर आप उसका हूबहू मॉडल बनाते हो, हालांकि ये आशुरचित जो उपकरण होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी तो नहीं हो सकते, लेकिन आपको एक हद तक उपयोगी भी होते हैं। पैसों की वजह से भी आप उन चीज़ों को समझाने में या बताने में कई बार मुश्किल होती, तो ये ऐसे एपरेटस जो आसपास की वस्तुओं से बन जाते हैं, तो छात्रों को समझने में बहुत आसानी होती है। तो अगर मैं आगे बात करूँ, तो ये उपयोगी होने के साथ साथ इसमें मनोवैज्ञानिक उपयोग भी होता है, यानी कि छात्र और अध्यापक दोनों साथ मिलके एक ऐसे ऑपरेटर्स का निर्माण करते हैं जो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित होगा। और इन उपकरणों का निर्माण स्थानीय वातावरण में उपलब्ध साधनों से छात्रों के सहयोग से किया जाता है। ये याद रखना कि छात्र और अध्यापक जो आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ मिल रही है उसी को कलेक्ट करके अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे की सहायता से उस एपरेटस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट मैं बात करूं, इससे छात्रों के जीव विज्ञान में रुचि का विकास होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होती है, विषय का उच्चतम प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है और इससे सृजनात्मकता विकास भी होता है। इसी तरह से बहुत सारे आर्थिक रूप से उपयोगी है। अगर मैं बात बताया था मैंने आपको कि एक्वेरियम है, टेरेरियम है, वाइवेरियम है, टक्सीडम है, स्लाइड बनाना। छात्रों में स्लाइड बनाना भी एक तरह से बहुत उपयोगी है। स्लाइड किस तरह से बनाई जाती है, तो अगर मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, समझाती हूँ आपको समझाने के लिए कि जो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस होता है, एक मॉडल के तौर पे आप लोगों ने किसी छात्र और अध्यापक में दोनों ने मिलके अगर किसी भी माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है कि हूबहू उसी रचना के आधार पे, यानी आसपास लकड़ी को इकट्ठा करके कुछ ऐसे बॉक्सेस लेके स्लाइड का निर्माण करके ग्लास कुछ ऐसे स्क्रू पे जो हमारे आसपास आसानी से मिल जा रहा है उन चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर उन चीज़ों को फिक्स करके एक ऐसी तरह का, यानी छात्र और अध्यापक दोनों साथ मिलके इस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं, हालांकि सभी के साथ में उतना ही सहयोग है और वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे अब चूँकि वो किसी भी वस्तु का निर्माण करने में वो खुद से ही, यानी कि छात्र खुद से समझ रहा है, तो यहाँ पे छात्रों की उसके जीव विज्ञान के प्रति जो जानने की कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, उनकी बुद्धि का उपयोग हो रहा है, क्रियाशीलता बढ़ रही है। तो उनके माइक्रोस्कोप से बनाने से उनको सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि किस तरह का माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि एक अगर इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस की बात करें तो माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है, किस तरह से बनता है, इसके उपयोग से हम किसी वस्तु को कितनी सूक्ष्म वस्तु को कितनी आसानी से दे सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे इम्प्रोवाइज्ड मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बताया था मैंने आप लोगों को माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी मॉडल, या ब्लड जो ह्यूमन होते हैं मनुष्यों का ब्लड सर्कुलेटरी मॉडल किस तरह से बनता है, तो वो उन्हीं आसपास चीज़ों की वस्तुओं को जोड़ के स्केच पेन कलर इन सब चीज़ों को लेकर पूरे मनुष्य का ब्लड सर्कुलेटरी मॉडल बना। तो छात्रों को ये समझने में बहुत आसानी होगी, इवन इंटरेस्ट भी होगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी सारी वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, हार्ट होता है, किस तरह से ये पंप करता है, किस तरह से ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, किस तरह से ऑक्सीजन ब्लड में होती है। तो ये छात्रों को समझने में ना सिर्फ सुविधाजनक हुआ, इवन वो बहुत ही
इंटरेस्ट के साथ में इससे संबंधित चीज़ों को भी और भी ज़्यादा खोजेंगे, समझेंगे, और जब चीज़ों को समझने लगते हैं तो उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होने लगता है। जो रहस्य होते हैं उनको जानने की और जागरूकता पैदा होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हर्बेरियम फाइल, आज से पहले जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे या पौधे थे जो किसी कारणवश विलुप्त हो गए, तो उनको हर्बेरियम के तौर पे सुरक्षित रखा गया। तो यही हर्बेरियम मॉडल छात्रों को भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि आप किस तरह से हर्बेरियम मॉडल का निर्माण करें, जिससे कि छात्र खुद से हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, जैसे मटर का पौधा हो गया, गुलाब का पौधा हो गया, या गुड़हल हो गया, या फिर सरसों हो गया। इसी तरह से बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं कि किस तरह से आप हर्बेरियम बना सकते हैं, उसकी पूरी फैमिली के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं गुड़हल के पौधे का कहूँ छात्रों से कि आप हर्बेरियम बनाइए, तो छात्रों को बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, क्योंकि छात्र किसी भी गुड़हल के पौधे का एक छोटा सा नमूना लेंगे, सैंपल लेंगे, उसको सन ड्राई की जगह ऐसे स्थान पे रखेंगे जहाँ पे धूप नहीं आती है, तो वहाँ पे उसको सुखाएंगे। फिर एक फाइल लेंगे, उसमें उसको फिक्स करेंगे, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें लिखेंगे, और उसके बाद में वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस वातावरण में पैदा है, किस वातावरण में वो ग्रो करता है, तो ये सारी चीज़ों से संबंधित वो एक हर्बेरियम फाइल बनाएंगे। और छात्रों को इसको बनाने में इंटरेस्ट के साथ साथ वो इनसे जुड़े रहस्यों के बारे में भी समझेंगे। छात्रों को इवन बहुत अच्छा भी लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, और हर्बेरियम किस तरह से बनता है, जो किसी भी अगर उनको म्यूजियम में ले जाए या किसी भी ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पे सभी पेड़ पौधों के जो नमूने होते हैं, सैंपल्स होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो किस तरह से वो कलेक्ट होते हैं, तो वो छात्रों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि बहुत से ऐसे मॉडल होते हैं छात्रों के लिए कि उनको किस तरह से अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं, उनके मॉडल बनाने में, किस तरह से जीव जंतु जो खत्म हो जाते हैं उनके मॉडल बनाने में उनको आसानी होती है। दूसरा, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि स्पेसिमेन क्या होते हैं। स्पेसिमेन किसी भी चीज़ का बन सकता है, किसी भी ऐसे एनिमल्स का बन सकता है। अगर मैं बात करूँ अर्थवर्म की, कॉकरोच की, लिजर्ड की, स्नेक की, किसी भी एनिमल्स के, छोटे एनिमल्स का बन सकता है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बी हाइव, मधुमक्खी का लाइफ साइकिल। मधुमक्खी यानी कि हनी बी जो होता है उसका लाइफ साइकिल किस तरह से बनता है, छात्रों को इसके प्रति बहुत इंटरेस्ट होगा कि एक मधुमक्खी के छत्ते में जितने भी कार्य करते हैं मधुमक्खी, दरअसल वो मधुमक्खी वर्कर्स होते हैं, यानी कि सभी वर्कर, उसमें केवल एक रानी होती है मधुमक्खी, यानी कि हनी बी क्वीन होती है, और एक ड्रोन होता है जो मेल होता है। केवल एक मेल और एक ही फीमेल होती है हनी बी के पूरे हाइव में, यानी कि छत्ते में। बाकी सभी जितने भी वर्कर्स होते हैं दरअसल वो ना मेल होते ना फीमेल, वो बैरन होते हैं, यानी उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। वो केवल और केवल रानी जो मधुमक्खी होती है उसके आदेशों का पालन करते हैं। जब मधुमक्खी का छत्ता पूरी तरह से शहद से भर जाता है, तो जब रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से उड़ती है, तो जो मधुमक्खी के पीछे जो वर्कर्स होते हैं वो भी उसी के साथ चले जाते हैं। तो ये एक पूरी किस तरह से लाइफ साइकिल होती है मधुमक्खी के बारे में छात्रों को बता सकते हैं, उनको बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि ये जो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस होता है वो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। ये वो एपरेटस होते हैं कि जो हमारे आसपास वैसी चीज़ें अगर उत्पन्न नहीं है, क्योंकि हमारे विद्यालयों में फंडिंग कम होने की वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारी चीज़ें उनको आसानी से नहीं प्राप्त हैं। ये मॉडल्स बहुत ही महंगे होते हैं अगर लिविंग देखा जाए तो उनके जैसा हूबहू मॉडल अगर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाए या छात्रों को बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि इम्प्रोवाइज मॉडल बनाने से पहले आपको मैंने एक वीडियो में बताया था आगमन और निगमन विधि के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं इम्प्रोवाइज मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे निगमन विधि का उपयोग हो रहा है, यानी कि सिद्धांतों के बाद फिर आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो। यानी पहले आपने उनको नियम बताया, सिद्धांत बताए, फिर उस नियम के आधार पे छात्रों से बोला कि आप इससे संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करें। और अगर मैं आगमन विधि की बात करती तो आगमन विधि में मैंने पहले आपको एग्जाम्पल देती, फिर बोलती कि आप नियम बनाओ इसके वजह से। यानी कि पहले मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल देती कि मधुमक्खी का छत्ता क्या होता है, या फिर किस तरह से ये मधुमक्खी इसमें होती हैं, वर्कर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आप इसके मॉडल बनाओ तो नहीं समझ में आए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आप
ये सारी चीज़ें कलेक्ट कीजिए एक लाइफ साइकिल बनाने के लिए, किस तरह से ये चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में आप एग्जांपल समझिए कि ये इसके पीछे के रहस्य क्या है, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो ये बताते हैं कि यहाँ पे शहद है, या किस तरह से मधुमक्खी संकेत देते हैं कि इस स्थान पे आपको फूल रस मिलेगा दूसरी मधुमक्खियों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने में बहुत सुविधाजनक छात्रों को होती हैं। तो आज मैंने आप लोगों को इम्प्रोवाइज एप्रेटिस है, माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, हार्बेरियम फाइल के बारे में बताया, हनी बी के बारे में बताया। तो जितना भी मैंने बताया आई होप सब समझ में आओगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्वेरियम के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।